गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आज नंबर सिस्टम का तीसरा दिन होगा और तीसरी क्लास में हम जहां तक पढ़ाए हैं पिछले दो क्लास में उसके आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा भी लग रहा होगा पढ़ने में आप कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम चीज़ों को और बेहतर कर सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना है, आपको मैथ जीरो से ऊपर लेकर जाना है। आपको इतना समझ आए कि आप मैथ से भागे नहीं, आपके प्रश्नों जो मन में आए, जो परीक्षा में आए, वो आप आसानी से उसको कर सकें। यही उम्मीद, यही विश्वास हम लेकर आप लोगों के सामने एकदम प्रारंभ किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन सबको पढ़ा के आगे दशमलव को p/q के रूप में बदलना सिखा रहे थे, तो वहीं से आइए देखते हैं। जैसा है, मान लीजिए कोई एक ऐसा है कि 0.x दिया गया है। अब इसको हमें p/q के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, बटा 1 लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 अर्थात x/10। यह तो रूल हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं जैसे 0.3 है तो बटा 1 लिखेंगे, अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा अर्थात 3/10। यह p/q के रूप में हो गया। आइए दूसरा तरीका, दूसरा रूल लेते हैं। 0 दशमलव अगर xy लिखा गया है, अब इसको p/q के रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे कि 0.xy और बटा 1 लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो हम नीचे ले आते हैं, तो अब यह हो जाएगा xy/100। तो यह एक रूल हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई प्रश्न लेते हैं 0.32 है, अब देखिए इसको अगर हमको p/q के रूप में लिखना है तो बटा 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा अर्थात 32/100। यह p/q के रूप में हल हो गया, यही आंसर हो गया। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला रूल लेते हैं। अब मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि 0.x और x के ऊपर बार लगा हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए x के ऊपर बार लगा है, अगर तो यह बार लगा है इसको क्या करेंगे, देखिए 0.x और जितने अंकों के ऊपर बार लगा होता है बटे में हम उतने 9 लिख देते हैं, बस ये अर्थात दशमलव हट जाएगा तो x/9, यही इसका रूल कहता है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 0.3 और 3 के ऊपर बार लगा दिया, अब इसको हल करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए 0.3 और फिर बटा 9, चूंकि एक अंक के ऊपर बार था हमने एक 9 लगा दिया, दशमलव हटा देंगे तो यह 3/9 होगा और इसको काटेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यह रूल आपको समझ में आया होगा। इसी रूल के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई और प्रश्न मिल जाए आपको कि 0.xy अब 2 अंकों के ऊपर बार लग जाए, फिर आपको इसे p/q के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए 0.xy लिखेंगे, बटा हमने बताया जितने अंकों के ऊपर बार लगा हो आप उतने में बटा 9 लिख दीजिए बस। तो यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार लगा है अर्थात बटे में 2 बार 9 लिखेंगे, दशमलव हट जाएगा तो xy/9 99। तो यह एक रूल हो गया। और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रश्न आपको मिलता है तो देखिए कि 0.3 और 5 और दोनों अंकों के ऊपर बार लगा है, तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे 0.35 और दोनों अंकों के ऊपर अगर बार लगा है तो दोनों के नीचे आप 9 2 बार 9 लिख देंगे और यह आपका दशमलव हट जाएगा अर्थात यह 35/99 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ छोटे छोटे और रूल्स हैं जो p/q के रूप में बदलने में हमारी सहायता करते हैं, प्रश्नों को बड़ी आसान कर देते हैं। हम जो बड़े प्रश्नों को वो छोटे में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न आ जाए 0.xy और सिर्फ y के ऊपर बार लगा हो और x के ऊपर बार ना लगा हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए इस नियम के अंतर्गत हम इसको ऐसा लगाएंगे, जितने अंकों के ऊपर बार लगता है उतने में बटा 9 लिखा जाता है और जिसके ऊपर बार नहीं लगाया लिखा होता है 9 के बाद हम उतने अंक लगा देते हैं 0। देखिए जैसे 0.xy है,
y मतलब एक अंक के ऊपर बार है तो हम यहाँ बटे में एक बार 9 लिखेंगे, और इसके जस्ट पहले एक अंक खाली है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो जितने अंक खाली रहेंगे उतने 0 लगा देंगे। अब यह दशमलव, और फिर बाद में जो खाली अंक होगा उसी को घटा भी देंगे, तब दशमलव हट जाएगा, अर्थात x y माइनस एक्स बटा 90। ये तो रूल हो गया। अब इसको क्वेश्चन में लगाते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 0.37 और 7 के ऊपर बार लगा था, 3 के ऊपर बार नहीं लगा था, और फिर इसको पीबीटे क्यू के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो देखो भैया, सीधी सी बात, 0.37 बटे में हमने क्या बताया कि जितने अंकों के ऊपर 9 लगा मतलब बार लगा हो, जितने अंकों के ऊपर बार लगा है उतने ही हम 9 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ एक अंक के ऊपर बार लगा है तो हम 1 9 लिखेंगे, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं लगा है उतने 0 हम 9 के बाद लगाएंगे। चलिए, तो हम 9 के बाद यहाँ एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, 1 0 लगा देंगे, और फिर जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसी को घटा भी देंगे, तो आपका दशमलव हट जाएगा। आइए 37 में से 3 घटाएंगे तो 34 बटेगा और बटा 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं, एक छोटा सा रूल और लेते हैं, जैसे कि दिया हो, थोड़ा सा स्पेस बना के लेते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप नोट कर लिए होंगे। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, तो नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बताते हैं भैया। हाँ देखिए, मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न हो 0.xyz और फिर इन 2 अंकों के ऊपर बार लगा हो और आगे के अंक के ऊपर बार ना लगा हो, तब क्या करेंगे? लिखेंगे 0.xyz बटे में 2 अंकों के ऊपर बार तो 2 बार 9, और एक अंक के ऊपर बार नहीं तो 1 बार 0, और फिर इसी जिसके ऊपर बार नहीं है इसी को घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा xyz माइनस x बटा 990। यह तो रूल है। क्वेश्चन क्या कहता है? 0.234 और इन दोनों के ऊपर क्या है? बार। तो इसको अगर p बटे क्यू के रूप में लिखना है तो क्या होगा भैया? तो हम ऐसा लिखेंगे 0.234 बटा 2 अंकों के ऊपर बार तो 2 बार 9, और एक अंक के ऊपर बार नहीं तो 1 बार 0, जिसके ऊपर बार नहीं उसी को घटाओ दशमलव हट जाएगा। 234 माइनस 2 बटा 990, 234 में 2 हटाओगे तो 232 आ जाएगा, और बटे में 990 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह दशमलव से p बटे क्यू के रूप में जाने की जो पद्धतियां हैं यह आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर नहीं भी सीखे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा से आपको समझा दें। और अगर सीख चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत ही तेज तर्राक हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए, ये इन सबको आप समझ चुके हैं तो आगे चलते हैं। विभाजकता का नियम जो आगे है संख्या पद्धति में आता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, आइए विभाजकता का नियम देखते हैं। विभाजकता से तो सीधे सवाल परीक्षा में नहीं पूछे जाते, लेकिन यह हमारी कैलकुलेशन को आसान करता है, यह हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाता है, यह हमें प्रश्नों को हल करने में मेरी मदद करता है। इसलिए विभाजकता का नियम सीखना अति आवश्यक है। अगर आपको प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करना है, कम समय में सॉल्व करना है, तो विभाजकता का नियम आपको जरूर आना चाहिए। आइए देखते हैं विभाजकता का नियम क्या कहता है। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, जैसे पहले है, जैसे आपको क्या क्या आने चाहिए विभाजकता के नियम में। 2 से विभाजकता का नियम, 3 से विभाजकता का नियम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर इस तरह से इन अंकों से विभाजकता के नियम अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है या फिर सम संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या है, अंतिम अंक 0 या सम
संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है या फिर अंतिम अंक जो है वो सम संख्या है तो श्योर है कि वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे देखें, अगर मैं एक उदाहरण लूं 242, तो लास्ट में अगर 2 है तो क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब है कि यह 2 से विभाज्य होगी, यह 2 से विभाज्य होगी। अब मान लीजिए हमने लिखा 520, अब लास्ट में 0 है तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 0 है तो नियम यही कहता है कि अंतिम अगर अंक 0 है तब भी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। ठीक, तो शायद 2 से विभाज्यता का नियम आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाजकता का नियम, और 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब यह कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो तो हम क्या करेंगे कि उनके अंकों को जोड़ लेंगे, और अगर अंकों के जोड़ने पर जो योगफल आता है वह योगफल 3 से विभाज्य हो जाए तो इसका मतलब है कि वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यही 3 से विभाजकता का नियम है। 3 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 432, हमने लिखा 432। अब मन में ख्याल आ रहा है कि यह 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, तो आपको करना यह है कि 4 + 3 + 2, 4 3 7, देखो 4 3 7 7 2 9 9, जो 9 3 से विभाज्य है, 9 3 से विभाज्य है तो 432 भी जो है वो 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ गई होगी कि हमने क्या कहा, 432 के अंकों का योगफल देख लिया तो 9 आ गया। अब 9 जो है अंकों का योगफल है, तो अगर 9 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 1452। अब देखना है कि यह 3 से विभाज्य होती है या नहीं होती है। तो देखिए भैया, 1 + 4 + 5 और +2 बराबर 5 2 7 7 4 11 11 1 12, अंकों का योगफल आया 12, और 12 जो है वो 3 से विभाज्य है, 12 जो है वह 3 से विभाज्य है। और जब अंकों का योगफल आया 12 और 12 3 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1452 3 से विभाज्य है। समझ में आ गया होगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने प्रश्नों को आप तक पहुंचा सके। आइए 4 से विभाजकता का नियम देखते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो साफ सुथरे से लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। आइए
प्यारे बच्चों देखिए, 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाजकता का नियम, 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक, कोई संख्या दी गई हो तो उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हों या फिर अंतिम 2 या 2 से अधिक, मतलब अंतिम अंक के बाद 2 या 2 से अधिक शून्य लगा हो, तब भी वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। शायद मेरी बात को आप समझ न पाए हो, इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि 4 से विभाजकता का नियम यह कहता है कि कोई संख्या जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एक शर्त हो गई। दूसरी शर्त यह है कि यदि संख्या के अंत में 2 जीरो लगे हों या 2 से अधिक जीरो लगे हों, तब भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब तो आपको याद हो चुका होगा कि 4 से विभाजकता का नियम यही है कि कोई संख्या दी गई हो तो उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, या फिर उस संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य लगे हों तब भी वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हैं तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। और यदि संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हो तो भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक 4 से विभाज्य हैं तो भी वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, या फिर संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य हैं तब भी वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि आपका एक उदाहरण है 48224। अब देखिए जरा कि इस उदाहरण में आप देखें कि अंतिम 2 अंक क्या 4 से विभाजित हैं, तो हम कहेंगे आप ये अंतिम 2 अंक तो 24 है और 24 जो है वह 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्लियर हो गई। अब एक और ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसके अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य आते हों, तो देखिए 5 4 3 0 0। अगर मान लीजिए यह संख्या है, अब आपसे पूछे कि यह 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो 4 से विभाजकता का नियम यही कहता है कि अगर संख्या के अंत में 2 या 2 से अधिक शून्य आते हैं तब भी वह 4 से विभाज्य हो जाएगी, और यहाँ पर संख्या के अंत में 2 शून्य है तो यह 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। उम्मीद करते हैं कि 4 से विभाजकता का नियम अब आपको समझ आ गया होगा। आइए लेते हैं अगला बिंदु। को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटा देते हैं। हम एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं आपको। हमारी कोशिश है कि आपको एक एक छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आए।
आपका मैथ का जो सिलेबस है वो जो आप 6, 7, 8 में नहीं पढ़े होंगे या फिर पढ़े भी होंगे तो भूल चुके होंगे, उसको हम याद दिला देते हैं, या फिर अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको एकदम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको यह एकदम जीरो से समझ में आ रहा होगा। आइए 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है। 5 से विभाजकता का नियम। तो 5 से विभाजकता का नियम जो है वो बहुत ही सरल है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। बहुत ही आसान सा सवाल कि 5 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के जो इकाई अंक है, जो लास्ट अंक है, वह यदि 0 दिया गया है या फिर 5 दिया गया है तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं कहूं 2, 3, 7। अब देखो 2, 3, 7 तो 7, 3 देखने के बाद आपको ये लग सकता है कि यह विभाज्य नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में इसके 0 आ जाए तो श्योर है कि यह 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। और ऐसा कोई उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए 23, 35 लिख दें तो यह लास्ट में 5 आ गया, लास्ट में क्या आ गया 5, तो यह भी 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। हम उम्मीद करते हैं कि 5 से विभाजकता का नियम आपको आ गया होगा। आइए अगला लेते हैं 6 से विभाजकता का नियम। यदि कोई संख्या 2 या हम यह कहें कोई संख्या दी गई हो जो 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, या फिर 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आइए लिखते हैं, इसको लिख चुके होंगे, मिटा देते हैं भैया। छह से विभाजकता का नियम, 6 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। जैसे देखिए कि अगर हम कहें 216, तो अब देखो 216 लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा, और 6, 7 दोनों जिनको का योगफल 9 आ रहा है, इसका मतलब यह 3 से भी कट जाएगा। तो यह 2 से भी कट रहा है, यह 3 से भी कट रहा है, इसलिए यह 6 से विभाज्य होगा। और एक शर्त इसकी है, और क्या शर्त है कि अंतिम अंक जो है वह सम होना चाहिए और आंकिक योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। एकदम सिंपल, जो देखो आंकिक योग जो है वह सम हो और आंकिक योग अंतिम अंक जो है वो सम हो। जैसे कहने मतलब 2 से जो विभाज्यता का नियम है कि 2, 4, 6, 8, तो अंतिम अंक इसमें क्या है, सम है। अंतिम अंक क्या है, सम है। अंतिम अंक सम है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्यता का नियम है। 2 से विभाज्यता का
नियम अप्लाई है यहां पर। और फिर कह रहा है कि अंकों का योगफल, आंकिक योगफल जो है वो 3 से विभाजित। देखो 2 + 4 + 6 + 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, तो 18 2 20। अब 18 2 20 अगर आ गया, इसका मतलब ये आंकिक योगफल 20 है और 20 3 से नहीं कटेगा, तो यह जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह दोनों रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 24 68 6 से विभाज्य नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं है। कोई और उदाहरण लेते हैं जो 6 से विभाज्य है, तो देखिए कि 25 614 एक ऐसा उदाहरण है। देखिए अगर हम कहें कि इसमें अंतिम अंक सम है, अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, सम है। ये क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम है। फिर अब 2 + 5 + 6 + 1 + 4 बराबर 5 2 7 7 6 13 13 14 4 18, और 18 जो है वो क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। और जब 18 3 से विभाज्य है, अर्थात आप अब दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि 25 614 जो संख्या है यह 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला बिंदु लेते हैं। सात से विभाजकता का नियम। देखिए तो इसमें 7 से विभाजकता का नियम यही है कि इसमें एक ऑस्किलेटर अंक 2 लेना पड़ता है। इसमें एक ऑस्किलेटर अंक क्या लेना पड़ता है, 2 लेना पड़ता है। देखिए इसका ऑस्किलेटर अंक 2 है। ये याद रखिए। अब इस नियम पे आएंगे। देखिए मान लीजिए हम कोई संख्या लें, जैसे लेते हैं कि 112, तो अब ऑस्किलेटर संख्या ये हमको बताएगी, इसमें हम क्या घटाना रहेगा। देखिए 11 -2 × 2, 11। देखो हम ये जो ऑस्किलेटर है पहले की 2 संख्याएं लेकर उसमें घटाएंगे और अंतिम संख्या का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। अंतिम संख्या का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। और अब इसको हल करिए जरा। देखिए पहली 2 संख्याओं का जो रहेगी उसमें हम इस ऑस्किलेटर अंक को घटा देंगे और फिर जो अंतिम अंक होगा उसमें हम 2 का गुणा करा देंगे। मतलब 2 है तो 2 उसी अंतिम अंक से गुणा कराएंगे। और अब इसको हल करने पर अगर वह संख्या 7 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए जरा, तो अगर हम इसको हल करें तो 2 दूना 4 और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, तो 7 से विभाज्य है। और कोई एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया, एक उदाहरण लिया 343, एक उदाहरण लिए थे, अब 343। इसी रूल पर आइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 34 हमारा 7 के विभाजकता नियम में ऑस्किलेटर अंक 2 है, तो हम इसमें 2 घटा देंगे और गुणा हमने क्या बताया, अंतिम अंक से गुणा करा देंगे। तो हल करिए जरा। 3 दूना 6, पहले भागो जोखा में पहले जो है क्या होता है, पहले गुणा होता है। तो 3 दूना 6 पहले गुणा कर लेंगे। अब 34 में से 6 घटाएंगे तो 28 बचेगा। 28 7 से विभाज्य है, 28 7 से विभाज्य है, इसलिए 343 भी 7 से विभाज्य होगी। और कोई संख्या लेते हैं, और कोई संख्या लेते हैं। आइए मान लीजिए हमने लिखा 2401। अब अगर 2401, अब हमको यह चेक करना है भैया कि यह 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि 240 - 2 × 1।
तो अब 2 एकम 2 और 240 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 238, और 238 जो है वो 7 तेरी 21 और 28 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, इसलिए 2401 भी 7 से विभाज्य होगी। कहने का ये हमको यही याद रखना है, 7 की विभाजकता के नियम में हमको जो संख्या दी रहेगी उसका अंतिम अंक छोड़कर शेष संख्या में 2 घटाइए और फिर अंतिम अंक से गुणा कर लीजिए, और अगर उसको हल करने पर 7 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो यह 7 से विभाजकता का नियम था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला बिंदु। आइए 8 से विभाजकता का नियम सीखते हैं। 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, या फिर अंकों के अंत में 3 शून्य लगे हों तब भी वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, या फिर संख्या के अंत में 3 शून्य लगे हों तब भी वह संख्या 8 से विभाजित होगी। आइए, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, या फिर संख्या के अंत में 3 शून्य लगे हों तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक, तो यह पूरा नियम है। 8 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दी गई हो तो वह 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, एक शर्त, या फिर अंत के तीनों अंक शून्य हो तब भी वह 8 से विभाज्य हो सकती है। जैसे कोई संख्या दिया गया है 24, ऐसा कोई संख्या दिया गया है और यह पूछे कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो देखिए अंतिम 3 अंक देखते हैं। 864 है तो 864 अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं, और अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। दूसरा कोई अंक लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा 4 5 8 7, अब 3 बार 0 लगाइए। अब हम आपसे पूछें कि क्या यह संख्या 8 से विभाज्य होगी, तो आप कहेंगे सर नियम के अनुसार अंत में 3 शून्य लगे हैं, तो अंत में 3 शून्य हैं तो यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अंत में 3 शून्य हैं इसलिए संख्या 8 से विभाज्य होगी। उम्मीद करते हैं कि यह नियम आपको समझ आया होगा। आइए अगला बिंदु लेते हैं।
देखिए भैया, आगे है 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी, जैसे 3 से विभाजकता का नियम है, सेम उसी तरीके से 9 का भी विभाजकता नियम है कि यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य है तो, यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक, यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक संख्या लिया, अब पूछ रहा है कि यह 9 से विभाज्य है कि नहीं है, यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो देखें भैया कि इसका आंकिक योगफल क्या आता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही कह पाएंगे कि यह 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आंकिक योगफल 2 4 3 2 4 3 का क्या होगा, 4 2 6 3 9 2 11 4 15 3 18, और 18 जो है वो 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अतः पूरी संख्या 9 से विभाज्य 9 से विभाज्य होगी। अगला नियम क्या है, 9 के बाद क्या आता है 10। तो 10 से विभाजकता का नियम है कि कोई संख्या जिसके अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। 10 से विभाजकता का नियम। 10 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे ये 10 लिखो, 100 लिखो, 1000 लिखो, 580 लिखो, 6090 लिखो, ये सभी जो है 10 से विभाज्य हैं, सभी 10 से विभाज्य हैं। सबके अंत में क्या है, 0 है, सबके अंत में 0 है, अर्थात ये सभी 10 से विभाज्य हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे अगले वीडियो में लेते हैं हम 11, 12, 13, 14 से विभाजकता का नियम जो है उसको बताते हैं। ठीक, तो अभी आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।